टुडेज थीम्स एनालिसिस। आज का सबसे पहला टॉपिक है पुतिन अग्रीड टू यूएस EU सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन एट द समिट। So if we talk about the key points and the context of this, a new peace deal was discussed between Russia, US and EU, that is European Union, regarding Ukraine security. The talks aimed at ending the 3.5 year long conflict in the Ukraine. मेन डेवलपमेंट क्या हुआ है इसमें? रशिया अग्रीड टू अलाउ US and European security guarantees for Ukraine. Russia also pledged not to go after any additional Ukrainian territory. Now, what are the statements by US envoy Steve Sestanovich? The deal could have worked if Ukraine had not insisted on NATO membership. Ukraine's NATO aspirations was one of the main sticking points. He suggested Russia was ready for compromise, but Ukraine's NATO move blocked the settlement. I'm literally sorry, मेरी voice आज थोड़ी low है because I'm not well. Still, I would enhance the voice volume. EU का रोल क्या है? यूरोपियन कमीशन indicated willingness to push for guarantees. The idea was to provide collective defense assurances without NATO expansion. So, रशिया का स्टैंड क्या है? President Putin appeared ready to seek a legislative commitment for peace. However, Russia opposed NATO expansion as a security threat. So, if we talk about the probable questions, this is important with respect to international relations. तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ US एंड यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी गारंटीज इन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा ऐसे आ सकता है, हाउ डज़ नाटो एक्सपेंशन इम्पैक्ट ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रासलैंड इन्वेडर्स स्टिफल असम्स इनलैंड लाइक नेशनल पार्क दैट इज़ होम टू फेरल हॉर्सेस। अब ये फेरल हॉर्सेस क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, इस पे आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स टाइप का। तो एक रीसेंट स्टडी हुई है जिसने रिवील किया है दैट इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़ आर थ्रेटनिंग द ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऑफ दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। नाउ दिस नेशनल पार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, Dibru Saikova National Park. I'm writing down the spelling. It is in Assam. So this is home to India's only feral horses. The park, covering 340 square kilometer, has such a mimosa, cromolena and macena, which are stifling native grasses vital for wildlife. Researchers found that 22% of the DSNP's grassland are dominated by invasive flora, leading to habitat loss for species like feral horses, swamp deer and waterfowl. अब हो क्या रहा है, क्योंकि invasive species हैं इसलिए कहीं ना कहीं जो उनका फीड वैरायटी है ऑफ द ग्रासलैंड वो डिक्रीज़ हो रही है। मतलब जिन ग्रास लैंड्स पे, जिन टाइप के ग्रासेस पे वो फीड करते थे वो डिक्रीज़ हो रहा है। सो इसलिए दिक्कत आ रही है फेरल हॉर्सेस, स्वैम्प डियर एंड वाटरफाउल के लिए। देन द स्टडी ऑल्सो हाईलाइटेड रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल्टर्ड इकोसिस्टम फंक्शंस। DSNP, declared a national park in 1999, is a biodiversity hotspot but faces pressure from floods, erosions and human activity. Experts emphasize that unchecked spread of alien plants could undermine the conservation efforts and destabilize food chains. The findings call for urgent management strategies to restore native grasses and protect Assam's unique grassland ecosystem. नेक्स्ट टॉपिक है आपका GST रिफॉर्म्स टू बेनिफिट पुअर एंड मिडिल क्लास। अब ये जो है इसमें बात हो रही है दैट द सेंटर इज़ प्रिपेयरिंग मेजर रिफॉर्म्स इन द GST स्ट्रक्चर, जिसकी बात अभी मैंने की थी कि कुछ ऐसे जो GST परसेंटेज हैं उनको डिक्रीज़ करके उनको बेसिकली उनका क्राइटेरिया ख़त्म करके उनको दूसरे उसमें क्राइटेरिया में इंक्लूड किया जा रहा है। सो दिस इज़ विद द एम ऑफ बेनिफिटिंग द पुअर एंड द मिडिल क्लास। अब ये जो नया सिस्टम है वो एक सिंप्लीफाइड टैक्स कैटेगरीज एंड कंप्लायंस प्रोसेस पर रिलाई करेगा
दिस विल फीचर टू प्राइमरी रेट्स जो कि 18% एंड 5% होगा, वाइल मोस्ट आइटम्स करेंटली आर अंडर 28% स्लैब। तो जो भी 28% स्लैब के अंडर में होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे 18% वाले स्लैब पे। सो ओनली अ फ्यू आइटम्स लार्जली टर्म्ड एज सिन गुड्स, जिन्हें सिन गुड्स कहते हैं, इनके ऊपर आप रिसर्च कर लीजिएगा सिन गुड्स किन्हें कहा जाता है। सिन गुड्स आइटम्स जो हैं सच एज टोबैको विल मूव टू अ हायर रेट ऑफ टैक्स लाइक 40%, उस पर 40% का टैक्स लगेगा with exceptional cesses also. Officials believe the reforms will make taxation more equitable, reduce rates, and improve compliance, ultimately creating a fiscally sustainable system. The government expects any revenue loss from lower rates to be offset by increased consumption, better compliance, and buoyancy in the economy. The center has set the Deepavali deadline, that is October 20, to finalize the proposals and will work closely with the states through GST Council. अब आपको यहाँ पॉलिटी के कंटेक्स्ट में GST काउंसिल और GST के ऊपर रिसर्च करना है। ये एम लक्ष्मीकांत में भी आपको टॉपिक मिल जाएगा और इकोनॉमिक्स में भी आपको टॉपिक मिल जाएगा। सो द टू ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स विल रिव्यू द प्लान, one focusing on rate rationalization and the other on the compensation cess. A major concern is cessation of the GST compensation cess scheduled to end before March 31, 2026, which currently also applies to sin goods like tobacco. Ending the cess would lower tax revenue significantly, promoting urgency for the GST revamp. नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग। अब मैं आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में बता दूँ तो इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल दैट इज़ E20 मैंडेट is a part of India's energy transition. India achieved 12% of blending in 2023. टारगेट है 20% बाय 2025 to 26। अभी 12% है, लेटर ऑन इसको 20% में कन्वर्ट करने का टारगेट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग: रिड्यूस्ड क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स, सेव्स फॉरेन एक्सचेंज, lower carbon emissions, environmental sustainability, provide additional income for farmers, especially the sugarcane producers, promote energy security and reduce the fossil fuel dependence. Now what are the benefits? Economic benefits है सबसे पहले जो forex की जो cutting crude that will reduce the forex, that is the foreign exchange reserves की जो स्पेंडिंग है जो कि क्रूड ऑयल पे होती है उसके इम्पोर्ट्स पे होती है वो कट हो जाएगी। फार्मर्स जो है दे विल गेट हायर इनकम ओवर ₹2.2 लाख करोड़ पेड टू द शुगरकेन फार्मर्स सिंस 2014। देन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होगा क्योंकि इससे जो व्हीकल्स है वो एमिशंस जो हैं वो काफ़ी हद तक मतलब रिड्यूस करेंगे। सो दिस सपोर्ट इंडियाज़ क्लाइमेट कमिटमेंट्स, पेरिस एग्रीमेंट, नेट ज़ीरो गोल्स। एग्रीकल्चर में भी दिस विल हेल्प surplus sugar diversions to ethanol production, expand use of damaged food grains for ethanol. Challenges: सबसे पहले व्हीकल कंपैटिबिलिटी पे इफेक्ट करेगा, देन फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट भी हो जाएगा क्योंकि डिपेंडेंस ऑन शुगर केन ये कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को थ्रेट करेगा। देन सप्लाई चेन इश्यूज़ भी हो सकते हैं क्योंकि एक लिमिटेड प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है। देन कंपटीशन विद ईवीज़ भी हो सकता है। देन ग्लोबल कंसर्न्स भी हैं दैट US एंड ब्राज़ील हैव एडवांस्ड इथेनॉल अडॉप्शन, इंडिया स्टिल लैग्स बिहाइंड। पॉलिसी स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आपको ये रिसर्च करना होगा अबाउट द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018। देन इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम मल्टीपल फीड स्टॉक्स लाइक शुगरकेन, मेज, सरप्लस राइस। प्रॉबेबल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मेंस बेस्ड भी आ सकते हैं। मेंस बेस्ड कैसे आ सकते हैं? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट गोल्स। अब इसमें आपके सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछ सकते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट्स दे देंगे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या फ़ायदे होते हैं, किस चीज़ पे कौन सा क्रॉप जो है वो अलाउड है। सो शुगर केन इज़ अलाउड। सो इसमें ये पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो इस पे प्रॉबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन मेंस में और कैसे पूछ सकते हैं? व्हाट आर द इकोनॉमिक, एग्रीकल्चरल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस एसोसिएटेड विद E20 मैंडेट।
तीसरा ऐसे आ सकता है, इवेलुएट वेदर इथेनॉल ब्लेंडिंग विल कॉम्प्लीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट विद इंडियाज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशंस। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया है, थोड़ा सा डिटेल में आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज ये मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस एंड प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन इससे दोनों बन सकते हैं। मेंस ओरिएंटेड में आपका फूड सिक्योरिटी से रिलेट हो जाएगा ये, एंड प्रीलिम्स में आपका एमिशन से रिलेट हो जाएगा, और ये हो जाएगा कि टारगेट कितना है, कब तक अचीव करना है। अभी फ़िलहाल 12% है, तो लेटर ऑन कितना परसेंट टारगेट अचीव करने का इंडिया का प्लान है और कब तक है। तो इस तरीके से आपको पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ पेटेंट लैंडस्केप, यूनिवर्सिटी एज चेंज मेकर्स। So, if we talk about, India is transitioning from being a consumer of global technology to a creator, with universities emerging as a key change makers in the patent ecosystem. अब यहाँ पर जो IP एक्ट है, ठीक है, इंडियन पेटेंट राइट्स एक्ट जो है, IP एक्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सॉरी इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो इंटरनेशनल बेसिस पे जो भी पेटेंट कॉपीराइट्स के ऊपर लॉज हैं, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं, रिसर्च कर लीजिएगा। सो द की चेंज मेकर्स इन द पेटेंट इकोसिस्टम पॉलिसीज़ लाइक नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016 एंड द अटल इनोवेशन मिशन। अब ये जो मैं आपसे नाम ले रही हूँ, इस पर आप ज़रूर कंसेप्चुअल नोट्स बना लीजिएगा। अटल इनोवेशन मिशन एंड नेशनल IPR पॉलिसी, this have strengthened the intellectual property awareness and innovation. Patent fillings in India, once dominated by foreign entities, are now witnessing a growing share from domestic institutions. The share of educational institutions in filling through though smaller compared to companies, has steadily increased, reflecting improved research output and industry academia collaboration. The pharmaceuticals and biotechnology sectors account for a large portion of patents, with medical patents rising significantly in the recent years. India's patent approval time, earlier very high, has now reduced due to the procedural reforms. However, challenges remain: limited research and development investment, need for stronger university-industry linkages, and enhancing global competitiveness. Strengthening innovation through universities is vital for India's economic growth and technological self-reliance. So this is important with respect to UPSC, और इसमें intellectual property rights जो है आपका, उसमें जो act आ जाता है. Then Atal Innovation Mission, that is also very important, you need to look for it. नेक्स्ट टॉपिक है आपका अ केस फॉर जुडिशियल इंट्रोस्पेक्शन. So if we talk about the basic context, this is regarding the appointment of election commissioners. अब ये जो है पॉलिटी के context में very important हो जाता है, जो election commissioners important जो appoint होते हैं, and the concerns of impartiality. So this is linked to the Supreme Court's verdict in Anup Barnwal versus Union of India and subsequent 2023 Act on the ECI appointments. की इश्यूज़ क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, जिसमें जो अनूप बारनवाल वाला केस था 2023 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था दैट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ECs, दैट इज़ इलेक्शन कमिश्नर्स, इंश्योरिंग इम्पार्शलिटी. तो 2023 का जो एक्ट है, दिस रिस्टोर्ड द पावर टू एग्जीक्यूटिव बाय एक्सक्लूडिंग द CGI. Selection committee includes PM, LOP and a union minister. So this raises concerns of the pliable ECI based towards ruling dispensation. Judicial stance क्या है? Courts emphasized ECI's neutrality as foundational to democracy. This is based on adult franchise. अब ये जो key terms मैं आपको बता रही हूँ, this is very important with respect to UPSC. So however, Supreme Court later declined to interfere with the new law despite the concerns. Threats identified क्या है? Electoral frauds, majoritarianism, manipulation of electoral rolls, risk of consolidation of power, undermining the opposition and
subversion of democracy, comparative study. Countries like Venezuela, Bolivia show how weakened ECs led to electoral frauds. So, the fourth bench of institutions concept institutions like the ECI, fourth branch of institutions like the ECI, Comptroller and Auditor General, UPSC must function independently, and that too they should be free from the executive role. So ये आर्टिकल 324 के बारे में भी बात करता है, that lacks a prescribed appointment process, giving Parliament the scope to legislate, but current law criticized as undermining the independence. So what is the way forward? सबसे पहले restore Baranwal verdict, reinstate CGI on the appointment process, and establish a permanent independent select committee to ensure the neutrality. तीसरा, judiciary must play a proactive role in safeguarding the electoral democracy. प्रॉबेबल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 324 से रिलेट करके क्वेश्चंस आ सकते हैं. देन आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CAG, दैट इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड आपका UPSC कमीशन से रिलेट करके पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ 2023 एक्ट on independence of the Election Commission of India. Discuss the significance of independence in selection of the election commissioner officers. So इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. So next आपका टॉपिक है फाइल एफिडेविट इन 7 days और अपोलोजाइज. इलेक्शन कमीशन टू राहुल गांधी. अब इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाते हैं आपके, ठीक है, देन EC आ जाता है, इलेक्शन कमिश्नर्स आ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ जाता है, ठीक है. इलेक्टोरल रोल्स क्या हैं इनके फंक्शंस क्या है, इनकी लिमिटेशंस क्या है, पावर क्या है, आर दे ऑफ क्वाजी जुडिशियल नेचर और नॉट. यू नीड टू नो अबाउट ऑल दिस. सो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी. आई एम लिटरली सॉरी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सो दैट इज़ वाई थोड़ा राइटिंग में इश्यूज़ हो रहा है, बट आप लोग मैनेज कर लीजिएगा. सो इस टॉपिक से ये रिलेट करता है, यही इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, अ कंजर्वेशन मैनुअल ड्राफ्टेड बाय द ऑर्डिनरी सिटीजन. अब ये आर्टिकल जो है बेसिकली हाईलाइट करता है अबाउट द नीड फॉर अ सिटीजन ड्रिवन conservation manual to protect India's monuments and heritage. The existing frameworks like the John Marshall Conservation Manual 1923 are outdated and are unable to address the modern challenges such as urban expansion, pollution and neglect. Many ASI, that is the Archaeological Survey of India, protected monuments that are deteriorating due to poor upkeep, lack of coordination and inadequate funding. Citizen-centric approach emphasizes the community participation, traditional practices and local knowledge for conservation. Incorporating insights from the masons, artisans and ordinary citizens can ensure sustainable upkeep of the monuments. Recommendations include linking conservation with tourism, contextualizing monuments for contemporary audiences and ensuring adaptive reuse of heritage sites. The article stresses the importance of varied perspectives from historians to local communities to reshape a holistic framework. Ultimately, conservation is not just about saving the monuments, but about preserving cultural identity and collective memory, requiring people's awareness and responsibility alongside the institutional efforts. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.